हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड संख्या दूसरा। तो आइए दोस्तों, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वेदांग कितने होते हैं? बताइएगा, वेदांग कितने होते हैं दोस्तों? तो वेदांग कुल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कल्प, दूसरा होता है शिक्षा, तीसरा होता है निरुक्त, चौथा होता है ज्योतिषी, पांचवा होता है व्याकरण और छठवा होता है छंद। तो आप लोग 6 वेदांग आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा था? तो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ जो आपका था अष्टाध्यायी था, जिसको पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, ऋग्वेद की बात कर रहा है, जिसमें जो है 10वें मंडल में, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है दोस्तों? तो 10 मंडल है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं, ऋग्वेद में जो है रावी नदी को क्या कहा गया है? तो रावी नदी को पौरुषी कहा गया है, ध्यान रखेंगे। रावी नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो लाहौर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, व्यास नदी। व्यास नदी की बात करें तो वेदों में इसको विपाशा कहा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और व्यास नदी पर जो है हम लोग का पोंग डोम डैम स्थित है, ठीक है, जिसे हम लोग पोंग बांध भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चिनाब नदी की बात करें दोस्तों, तो चिनाब नदी को वेदों में अस्कनी कहा गया है, ठीक है। और सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी पर दोस्तों दुलहस्ती परियोजना, बगलियार परियोजना, सलाल परियोजना, रेटल परियोजना स्थित है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनने की पूर्ण संभावना है। प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, दुरस्ती परियोजना या बगलिहार परियोजना या सलाल परियोजना या रेटल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झेलम नदी। झेलम नदी को वेदों में क्या कहा गया है दोस्तों? तो झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता कहा गया है, ध्यान रखेंगे। झेलम नदी पे जो है तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। झेलम नदी की बात करें दोस्तों, तो ये बुलर झील के पास में स्थित है, ठीक है। झेलम नदी, बुलर झील की बात करें दोस्तों, तो बुलर झील झेलम नदी के पास में स्थित है, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है? बताइए दोस्तों, 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो 2 ग्रंथ में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो भगवती सूत्र में, जो जैन धर्म का ग्रंथ है, इसमें जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और दूसरा है अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसमें भी आपका 16 ग्रंथों का, 16 जनपदों का, महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछे दोस्तों, वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली हुआ करती थी, ठीक है। अंग की राजधानी पूछे तो अंग की राजधानी आपका चंपा हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। और विराटनगर की राजधानी की बात करें तो मत्स्य हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, विराटनगर आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से बनेगा, विराटनगर की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5वां। एक तरफ दिया है दोस्तों दर्शन, दूसरे तरफ दिया है दोस्तों जो दर्शन दिए थे, ठीक है। वैशेषिक दर्शन की बात करें दोस्तों, तो कणद के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। वही न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम ने दिया था, ठीक है। योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि के द्वारा दिया गया था। मीमांसा दर्शन की बात करें तो जैमिनी के द्वारा दिया गया था। और सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न यहाँ से 1 नंबर के बनने की पूर्ण संभावना है। एक तरफ दिया है दोस्तों वंश, दूसरे तरफ दिया है संस्थापक, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे, ठीक है। हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिम्बिसार थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मामलुक वंश की बात करें दोस्तों, जिसे हम लोग गुलाम वंश कहते हैं, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। सतवाहन की बात करें दोस्तों, सतवाहन के द्वारा ही शीशे के सिक्के चलाए गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? तो सिमुक हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क हुआ करता था, ठीक है। माफी चाहेंगे दोस्तों, कुषाण वंश का संस्थापक कौन सा था दोस्तों? तो कुडुलफिसिस
हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। यहाँ से गलती लिखा गया है दोस्तों। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन हुआ था? तो कुडफिसस हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजया चोल हुआ करते थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश की स्थापना सिंह बिच्छू के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 का पूरा सीरीज हम लोग रिवीजन करेंगे। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं वंश राजवंशों और उनका कालक्रम अनुसार, ठीक है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों, जो है दोस्तों हाँ से ना मोए मोए, ठीक है। हाँ से ना मोए मोए, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले आता है ह से हिरण्यक वंश। हिरण्यक वंश की बात करें दोस्तों तो इसका संस्थापक कौन हुआ करता था? अभी हम लोग पढ़े हैं बिम्बिसार हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कब से कब तक राज किया? तो बिम्बिसार 544 से लेके 412 BC तक ये राज्य किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों बिम्बिसार की बात करें तो ये जैन धर्म में इसे क्या कहा जाता है? श्रोणिक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। राजधानी इसका कहाँ हुआ करता था? तो राजगिरी हुआ करता था, ठीक है। और बिम्बिसार जो है पहला कौन सा था? पृथहंता शासक था, ठीक है, ये भी आप लोगों का ध्यान रखना है। यश से हो जाएगा शिशुनाग वंश, ना से हो जाएगा नंद वंश, और मोय से हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। ये काल क्रम के अनुसार है दोस्तों। पहला आता है हिरण्यक वंश, दूसरा आता है शिशुनाग वंश, तीसरा आता है नंद वंश और चौथा होता है मौर्य वंश। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7वां, विक्रम संवत कब आरंभ होता है? विक्रम संवत की बात करें दोस्तों तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। विक्रम संवत जो है कितना होता है? 57 ईसा पूर्व में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उज्जैन के राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य, तो उनके द्वारा जो है विक्रम संवत शुरुआत किया गया था, ठीक है। शक संवत की बात करें दोस्तों, शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी से शुरुआत होता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं। एक तरफ मंदिर है दोस्तों, दूसरे तरफ शासन द्वारा निर्मित, किसके शासन के द्वारा मंदिर बनवाया गया था? दूसरा है स्थान। तो पहले देख लेते हैं बृहदेश्वर के मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो चोल राजवंश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और राजा कौन था? राजराज प्रथम है, और ये कहाँ पर मंदिर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। वहीं दिलवाड़ा मंदिर की बात करें दोस्तों तो जैन धर्म का यह मंदिर है, ये राजस्थान में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लिंगराज मंदिर की बात करें तो उड़ीसा में स्थित है, और हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम्पी जो है कितने रुपए के नोट पर चित्रित है, बताइएगा हम्पी। आइए देख लेते हैं बीजापुर। बीजापुर का गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है दोस्तों, ये आदिल शाह वंश के द्वारा बनाया गया था, और यहाँ पे जो है आदिल शाह का मकबरा है, ध्यान रखेंगे। वहीं प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेता है चार मीनार। चार मीनार की बात करें तो कहाँ स्थित है? तो चार मीनार की बात करें तो आपका हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चार मीनार की बात करें तो कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था चार मीनार, जो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। सराय घाट की लड़ाई कब होती है? सराय घाट की लड़ाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे होता है, जिसमें अमोघ साम्राज्य और मुगल के बीच युद्ध होता है। कब होता है? तो 1671 ईस्वी में होता है। दोस्तों आप लोग से प्रश्न पूछेगा कि सराय घाट की लड़ाई किन के बीच होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अघेम साम्राज्य और मुगलों के बीच होता है। और कब होता है? तो 1671 ईस्वी में होता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? तो 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी हारता है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वहीं कलिंग युद्ध की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 261 ईस्वी में लड़ा गया था, वर्तमान में ये उड़ीसा में है कर्लिंग, ठीक है। किसके द्वारा लड़ा गया था? तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे।
आइए दोस्तों देख लेते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था दोस्तों? तो ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। और इसका एक प्रमुख पुस्तक कौन सा था? रेला था। रेला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता का है, ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता से दोस्तों 3 प्रश्न पूछता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो रेला है, ठीक है, और ये किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये कहाँ का निवासी हुआ करता था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। अलबरूनी की बात करें तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में जो भारत आया था, ठीक है। वेंग शान की बात करें दोस्तों तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। मार्को पोलो की बात करें तो वेनिस से संबंधित है, जो इटली कहा जाता है दोस्तों। और ये पांड और काकतीय वंश के समय में ये भारत आया था। बारबोसा की बात करें तो ये पुर्तगाली के निवासी था और कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की बात करें जो सेल्यूकस के दूत हुआ करता था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। निकोलस कॉन्टी की बात करें तो इटली का हुआ करता था और ये विजयनगर में आया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, चौथ और सरदेश मुखी कर किसके द्वारा लगाया जाता था? तो चौथ जो था मराठों के द्वारा लगाया जाता था और स्वदेश मुखी जो है ये दोनों कर जो है मराठों के द्वारा टैक्स लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था? क्योंकि दोस्तों ये मुगलों की सुरक्षा कर सके, इसलिए चौथ और स्वदेश मुखी कर लगाया जाता था। जो स्वदेश मुखी कर था दोस्तों ये 10% कर हुआ करता था, जो छत्रपति के द्वारा लेते थे, ठीक है। और चौथ कर की बात करें तो जो 1/4 था, जिसको हम लोग 25% कहते हैं, ये कर राजों को मिलता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले सिख धर्म के गुरु। तो पहले गुरु कौन थे दोस्तों? तो गुरु नानक जी हुआ करते थे, ठीक है। इनका संबंध किससे है? तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं बात करते हैं गुरु अंगद जी का। लहना लहना नाम से भी जाना जाता था इनको, ठीक है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग का जो पूछा है, 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने ही जो है सिख धर्म के महत्वपूर्ण आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इनके समय जो है अमृतसर मंदिर बनवाया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। तीन कठिया प्रथा की बात करें दोस्तों, कठिया प्रथा कहाँ पर की जाती थी? तो ये नील की खेती की जाती थी जबरन अंग्रेजों के द्वारा 3/20 या 3 कट्ठे में 20वां हिस्सा जो है नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था। ये कहाँ शुरुआत होता है? तो चंपारण से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। हरिपुरा अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो कब होता है? तो हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो 1938 ईस्वी में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो 1939 ईस्वी में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनता है कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो बताइएगा। आइए पहले देख लेते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो 1939 ईस्वी में होता है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव लड़ते हैं और दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया चुनाव लड़ते हैं। जो पट्टाभी सीतारामैया है ये किनके सपोर्ट में खड़े थे? तो गांधी जी के सपोर्ट में खड़े थे, या गांधी जी इनके सपोर्ट में खड़े थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब वोट पड़ता है दोस्तों तो सुभाष चंद्र बोस जी विजेता हो जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी क्या हो जाते हैं, इससे नाखुश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी आगे चलकर इस्तीफा दे देते हैं और इनको अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। खुदाई खिदमतगार ये किसका संगठन था दोस्तों? तो ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है संगठन हुआ करता था। 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और 1987 ईस्वी में जो पहले विदेशी थे जिनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 18 देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में स्थापना होता है। जो स्थापक थे दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। वहीं बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया की। इसके स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है डलहौजी के कार्य दोस्तों। इन्होंने व्यक्तिगत नीति या हड़प नीति इनके द्वारा शुरू किया गया था। तार व्यवस्था डलहौजी के समय
शुरू किया गया था। और पहली तार की बात करें तो कलकत्ता से आगरा तक चला था, ठीक है। वहीं ट्रेन चला था डलहौजी के समय में, जो 1853 में मुंबई से ठाणे चला था, ठीक है। वुड डिस्पैच जो 1854 का वुड डिस्पैच है दोस्तों, ये डलहौजी के शासनकाल में ही आया था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 10 की जनगणना इनके समय होता है। इल्बर्ट बिल आता है इसी समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया जाता है और स्थानीय सुशासन के जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। बंगला गजट की बात करें तो 1780 ईस्वी में यह प्रकाशित होता है। और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करें तो सोम प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका हुआ करती थी। पंडित जुगल किशोर शुक्ला की बात करें तो हिंदी का प्रथम जो है पत्रिका कौन सी थी, उदंत मार्तंड थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 से पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों का शेयर करेंगे। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो धूपगढ़ हो जाएगी, ठीक है। वहीं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अनाईमुड़ी है, ध्यान रखेंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर हो जाएगा। वही नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दो दो बेटा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। कर्क रेखा की बात करें दोस्तों, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है तो उत्तरी अक्षांश से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो है कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन सा राज्य है दोस्तों, पहला तो आपका गुजरात हो जाएगा, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, ठीक है। हिमालय बात कर रहा है दोस्तों पहले पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय की बात करें तो ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है तो पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है पंजाब हिमालय। वहीं साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कुमायूं हिमालय की जब बात करेगा दोस्तों तो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय। साथ ही साथ नेपाल हिमालय को ध्यान रखेंगे, ये काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। और साथ ही साथ असम हिमालय की बात करें जब तो तीस्ता और दियांग नदी के बीच में स्थित है, ध्यान रखेंगे। असम हिमालय सबसे ज्यादा जैव विविधता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी के किनारे स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो आपका कावेरी नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों तो कर्नाटक में स्थित है शिव समुद्र जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूध सागर प्रपात की बात करें तो मांडवी नदी किनारे स्थित है, जो आपका गोवा में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गरसोप्पा जिसे हम लोग जोग जलप्रपात कहते हैं शरावती नदी पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों तो कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की जब बात करें दोस्तों तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कहाँ से गुजरती है तो उत्तर प्रदेश के नैनी जिले प्रयागराज के नैनी स्थान से गुजरता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरता है तो उत्तर प्रदेश में आपका प्रयागराज जिला जो है वहाँ से एक नैनी स्थान है, वहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है और दूसरा भारतीय मानक समय जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है रबी की फसल की बात करें दोस्तों तो रबी की फसल की बात करें तो ये शीतकालीन फसल होता है। इसका एक महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों, आप लोगों को याद हो जाएगा तो आप लोग बिल्कुल भूलेंगे नहीं कि रबी की फसल कौन कौन सी है। ट्रिक है दोस्तों, जब नाई होटर बजता ही जोश में आलू लाया, ठीक है। नाई होटर बजते ही जोश में आलू लाया, ध्यान रखेंगे। ट्रिक है नाई होटर बजते ही जोश में आलू लाया। ना से हो जाएगा चना, ई से हो जाएगा राई, ठीक है। होटर की बात करें तो हु से हो जाएगा गेहूं, टर से हो जाएगा मटर, ठीक है। बजते ही जोश, जो से हो जाएगा जौ, सौ से हो जाएगा सरसों, आलू से आलू। जितने भी शीतकालीन जो है फसल होती है दोस्तों ये किसकी फसल होती है तो रबी की फसल होती है, ध्यान रखेंगे। तो चना, राई, मटर, गेहूं, जौ, सरसों और आलू
ये जो है दोस्तों रबी की फसल है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं दोस्तों। रामसर साइट की बात कर रहा है दोस्तों, रामसर स्थल की बात कर रहा है। तो रामसर स्थल कहाँ स्थित है आपका दोस्तों? ईरान में स्थित है। एक जगह है दोस्तों रामसर, वहाँ पे 2 फरवरी सन 1971 ईस्वी में एक सम्मेलन होता है। ठीक है। भारत में कुल कितने रामसर साइट है दोस्तों? तो 85 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। पहला स्थान पर कौन सा है दोस्तों? सबसे ज़्यादा कहाँ पे जो है रामसर साइट है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और पूछेगा दोस्तों भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था? तो चिल्का झील हुआ करता था, जो आपका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में 2 महत्वपूर्ण रामसर साइट जोड़े गए हैं, जो बिहार के नागी और नकटी हैं, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह की बात करें दोस्तों, तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। कांडला बंदरगाह, जिसे हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं, ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है। साथ ही साथ मर्मगुआ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करें तो कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29, जनसंख्या से संबंधित है। आइए देख लेते हैं 2011 की जनगणना। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य जब की बात करें दोस्तों, जब राज्य पूछेगा तो आपका बिहार हो जाएगा, लेकिन जब प्रश्न पूछ देगा सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है, तो आपका दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और राज्य पूछेगा तो आपका बिहार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की बात करें दोस्तों, तो नागालैंड हो जाएगा। ठीक है। साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पे है दोस्तों? सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? केरल में। और न्यूनतम कहाँ हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, SC/ST आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? SC/ST की जब बात करें तो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत में जब पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। SC की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और जब प्रतिशत में पूछेगा तो आपका पंजाब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा 2011 का जनगणना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। कोलार की खान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में स्थित है। कोरापुट की खान बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। खेतड़ी की बात करें दोस्तों, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में स्थित है। डिगबोई असम में स्थित है। भारत का पहला तेल का कुआं यहीं खोदा गया था, डिगबोई में। पन्ना की खान मध्य प्रदेश में स्थित है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा की खान यहाँ पे है। गोलकुंडा की खान से ही हम लोग को क्या मिला था दोस्तों? कोहनूर हीरा मिला था, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं आल्पस श्रेणी। आल्पस पर्वत श्रेणी की बात करें तो यूरोप में स्थित है, लेकिन पूछ देगा दक्षिणी आल्पस श्रेणी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आता है? तो 2001 से लेकर 2007 तक रहता है। ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से लेकर 66 तक रहता है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक रहता है। ठीक है। और छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से लेकर 1985 तक रहता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कर रहा है दोस्तों, RBI की बात कर रहा है। RBI के 25वें गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। ठीक है। वहीं हाल ही में जो है दोस्तों 26वें गवर्नर हम लोग के पद से नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। पहले कौन थे? ओशोन स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सेडी देशमुख हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ था? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये हम लोग का 7 फेरों वाली सीरीज का 5.0 का हम लोग का दूसरा एपिसोड था। ठीक है। पहला आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके पहला देख लीजिएगा, फिर ये दूसरा देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके PDF चाहिए तो आपको इसका टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा। आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।